हेलो फ्रेंड्स, वीडियो के इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के बारे में। उससे पहले बता दूं मैं आपको कि ये अपेक्स क्लासेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस सेक्शन में हम लोग अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो रेस्पिरेशन में काम आते हैं। इससे प्रीवियस सेक्शन में मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेफिनेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन के टाइप्स एंड द व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस, ये सब बातें मैंने आपको बता दी थी। साथ ही साथ में लास्ट वीडियो में मैंने आपको हीमोग्लोबिन के बारे में भी बताया था, हीमोग्लोबिन जो कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। आज कुछ अलग एनिमल्स को लेते हुए मैं आपको क्या कर रहा हूं, कुछ पिगमेंट्स के बारे में आपको बता रहा हूं, उनके एग्जाम्पल दे रहा हूं। एमसीक्यू क्वेश्चन में कई बार पूछे जा सकते हैं ये, तो आपको मैं बेस्ट चीजें, इंपॉर्टेंट चीज के एग्जांपल आपको बता रहा हूं। देखिएगा इधर, कंपटीशन वाइज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पिगमेंट्स के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे आपके पास में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए इधर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपके पास में क्या, पिगमेंट्स। और कौन से पिगमेंट रे? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट मत समझ लेना, समझ रहे हो ना मेरी बात को? अंडरस्टैंड। एक नंबर पे मैं बात कर रहा हूं आपके पास में फिर से वही पिगमेंट के बारे में जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। समझ रहे हो? और वी नो दैट द हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग which is found in the red blood corpuscles, that is RBC, in humans blood. But apart from human being, the hemoglobin is also found in the earthworm. Understand ना? तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। तो अपन बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन, और तो शॉर्ट में हीमोग्लोबिन को एच भी लिखते हैं। समझ रहे हैं? ब्लड की कोई रिपोर्ट देखी होगी, उसमें एच भी लिखा हुआ आएगा बेटा आपके पास में। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन दैट इज आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। कौन सा होता है? आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। मतलब इसमें Fe की मात्रा होगी आपके पास में, क्या होगी? Fe होगा। एंड विच इज एक्चुअली फाउंड इन, वैसे तो ह्यूमन बीइंग है ही है, उसके बारे में बता चुका हूं, इसलिए मैं यहां पे मेंशन नहीं कर रहा हूं। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन यहां पे अपन लोग क्या लिख देते हैं, अर्थवॉर्म। याद रखिएगा, अर्थवॉर्म बेसिकली बिलोंग करता है एनिलिडा से, बट सारे एनिलिडा में हीमोग्लोबिन नहीं है। सिर्फ अर्थवॉर्म में क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, हीमोग्लोबिन है। बात समझ में आ गई मेरी? यहां पे इसी बात को दिमाग में रखना है आप लोगों को। दूसरा मैं आपको पिगमेंट बताता हूं, हीमोइरिथ्रिन। क्या बता रहा हूं मैं आपको? आपके पास में क्या आ रहा है, हीमोइरिथ्रिन। हीमोइरिथ्रिन से क्या मतलब है? हीमो अगेन आपके पास में डिनोट कर रहा है, ये आपके पास में आयरन को, और इरिथ्रिन डिनोट करता है बेसिकली आपके पास में किसको डिनोट करता है, आरबीसी को या ब्लड को डिनोट करने की बात करता है। तो अगेन हीमोइरिथ्रिन इज ऑल्सो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। अंडरस्टैंड ना? तो यहां पे भी आपको यहां पे याद रखना पड़ेगा, क्या है ये बेटा, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है ये। एंड दिस हीमोइरिथ्रिन इज फाउंड इन द अदर एनेलिडास। अंडरस्टैंड ना? एनेलिडा में मिलता है। फाइलम तो याद है एनिमल किंगडम के, 11 फाइलम के बारे में बातचीत होती है 11th क्लास में एनिमल टेक्सो के अंदर। समझे ना? पढ़े होंगे आप लोगों ने, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, स्क्लेहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये ध्यान लगाइएगा, ठीक है? तो ये किस में मिलता है आपके पास में, एनेलिड्स में मिलता है। ठीक है, किस में आ जाएगा आपके पास में, एनेलिड्स के अंदर मिल जाएगा। कौन सा रे? हीमोइरिथ्रिन। 3 नंबर पे बात कर लेते हैं, अपने पास में कौन सा आ जाएगा, हीमोसाइनिन आ जाएगा। कौन आ जाएगा आपके पास में, हीमोसाइनिन। एंड दिस हीमोसाइनिन पिगमेंट इज एक्चुअली द कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट। क्या होता है ये आपके पास में, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट। तो यहां पे लिख देते हैं कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है ना। तो यहां पे आपके पास में लिख रहा हूं कॉपर, यहां पे लिख देते हैं कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट। अंडरस्टैंड? एंड दिस कॉपर कंटेनिंग इज फाउंड इन द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, दैट इज मोलस्का। कौन सा? मोलस्का। तो ये किस में मिल रहा है आपके पास में, मोलस्का के अंदर मिल रहा है रे। मोलस्का ऑक्टोपस वाला फाइलम है, याद करो, है ना? तो ये 3 नंबर पे आ जाएगा। 4 नंबर पे मैं बात कर रहा हूं, वो है इकाइनोडर्म के बारे में, इकाइनोडर्मेटा जो होता है उसके बारे में। तो पिगमेंट का नाम होता है इकाइनोक्रोम। विच पिगमेंट? इकाइनोक्रोम। This echinochrome pigment is basically found in the echinodermata and it is also iron containing pigment. Understand? And is found in the
इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, एंड इकाइनोडर्मेटा, द फाइलम इकाइनोडर्मेटा, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज स्टारफिश। सुने होंगे ना नाम आप लोग, इकाइनोडर्मेटा। द फिफ्थ नंबर पे जो आपने पास मारा वेनेडियम, पिगमेंट का नाम क्या है आपके पास में, वेनेडियम, ठीक है, क्या आ जाएगा, वेनेडियम। एंड वेनेडियम इज एक्चुअली फाउंड इन द सिलोमिक, जो अपने पास में आ रहा है, देख लेना, सिलोमिक फ्लूइड कंटेनिंग प्रोटोकॉर्डेटा। किसमें आएगा आपके पास में, प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर आएगा, ठीक है। अब ये जो प्रोटोकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, एनिलिडा, अर्थवॉर्म, ये सब इंफॉर्मेशन आपके 11th स्टैंडर्ड में आता है, जिसमें आप लोग इसके 11th में फाइलम्स के बारे में पढ़ते हैं और इनके फीचर्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, कौन कौन सी चीजें आती है इसके अंदर, वो सब बातें उसके अंदर पढ़ाई जाती है। समझे ना मेरी बात को। तो ये बेसिकली 5 हैं, इनके ऊपर से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो मैंने आपको एक लिस्ट वाइज बताए हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। हीमोग्लोबिन, हीमोएरिथ्रिन, हीमोसाइनिन, इकाइनोक्रोम एंड वेनेडियम, दीज ऑल आर द 5 पिगमेंट्स। अंडरस्टैंड ना। तो ये बात आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी होगी। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको रेस्पिरेशन के टाइप्स बताने जा रहा हूं, वो टाइप्स नहीं जो मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे, वो टाइप्स जो ऑर्गन के ऊपर बेस है। कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एनिमल है जो स्किन के थ्रू रेस्पायर कर रहा है, तो स्किन के थ्रू जो रेस्पायर कर रहा है उसको अपन क्या नाम बोलेंगे, ऐसा रेस्पिरेशन क्या कहलाएगा। या कोई एनिमल है जो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहा है, तो सच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, तो वो कौन से टाइप का होगा, वो मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं। तो आपको अच्छे से ध्यान लगाना है। तो देखिएगा आप इधर की तरफ, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ या ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन, भी आप इसको हेडिंग दे सकते हैं, बहुत ही सही रहेगा आपके पास में। क्या लिख दूं मैं आपके पास में, ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। अंडरस्टैंड, ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बेस पे हम लोग ऑर्गन्स की बात करने जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इसके लिए एक टेबुलर फॉर्म को ड्रॉ करते हैं, जिससे हम लोगों को और अच्छा आइडिया मिलेगा। तो एक टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गन का नाम लिख देंगे, है ना, इधर वाले पोर्शन में। फिर इधर वाले पोर्शन में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन लिख देंगे कि कौन से टाइप का ये रेस्पिरेशन होगा। समझे मेरी बात को। और उधर हम क्या लिख देते हैं, एग्जाम्पल्स लिख देंगे। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले मैं ऊपर आपके पास में ब्रॉडर हेडिंग लगा देता हूं, जो हमारे पास में आ रहा है। यहां पे लिख देंगे नेम ऑफ ऑर्गन, ठीक है, कौन सा ऑर्गन होगा उसके बारे में हम लोग यहां पे मेंशन कर देंगे। सेकंड नंबर पे हम लोग लिख देते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। आप लोग भी टेबुलर फॉर्म में ही नोट्स बनाइएगा, टाइप्स ऑफ या रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन। एंड इधर अपन क्या लिख देंगे, यहां पे एग्जाम्पल को लिख देंगे। इधर क्या आ जाएगा आपके पास में, एग्जाम्पल आ जाएगा। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इधर हो गया, और इधर क्या आ गया, नेम ऑफ ऑर्गन आ गया। अब इसमें हमारे को डिस्कस करना है अलग अलग कैटेगरीज के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमारे पास में अपन बात करेंगे नेम ऑफ ऑर्गन। हमारे पास क्या है, स्किन है। स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन करने वाले एनिमल है उनके बारे में बात करूं तो अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग बेसिकली। तो 1 नंबर पे मैं क्या लिख देता हूं, यहां पे स्किन। तो 1 नंबर पे ऑर्गन मैंने लिख दिया स्किन। द टाइप ऑफ स्किन, मतलब जिस टाइप, मतलब जैसे कोई एनिमल है वो स्किन के थ्रू रेस्पायर कर रहा है, तो सच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। I repeat, if any animal body can respire through their skin, such type of respiration is known as cutaneous respiration. तो अपन लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पे आपके पास में, cutaneous respiration. And the best example of cutaneous respiration is earthworm. यहाँ पे लिख दिया मैंने आपके पास में क्या, earthworm, और क्या लिख देता हूं मैं आपके पास में, frog. तो ये 2 आपके पास में यहां पे आ चुके हैं, अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग। तो पहला क्या बताया मैंने आपको, स्किन के थ्रू जो रेस्पायर कर रहा है, ऐसे रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। एंड एग्जांपल ऑफ द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज द अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग। द अनदर थिंग, अनदरली द ऑर्गन नेम इज द ट्रेकियल। क्या आ जाएगा आपके पास में, ट्रेकियल। ट्रेकियल रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे ट्रेकियरी सिस्टम इन्वॉल्व होगा इसके अंदर। व्हाट इज ट्रेकियरी सिस्टम और ट्रेकियल, इट इज अ काइटिनियस ट्यूब। क्या होती है आपके पास में, ये काइटिनियस ट्यूब, काइटिन से बनी हुई ट्यूब होती है। सच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज
tracheal respiration. Which type of respiration it is? Tracheal respiration. And tracheal respiration is mainly found in the arthropods. किसमें मिलता है आपके पास में? Arthropods के अंदर सबसे ज्यादा मिलता है, इंसेक्ट, है ना? तो यहाँ पे लिख देते हैं आपके पास में क्या आ जाएगा, इंसेक्ट, या यहाँ पे क्या लिख दिया आपके पास में, आर्थ्रोपोडास. Arthropoda is the largest animal phylum, all right, and this is belonging to the largest phylum or all the insects that comes under the category of the arthropoda. But in whole arthropoda, there is no tracheal system takes place. Understand? So there are various exception जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. अभी अपने पास में एक्सेप्शन भी आ जाएगा, वो बात भी अपन को याद रखनी पड़ेगी. तो ट्रेकियल ट्यूब होती है कॉकरोच के अंदर. अगर आपने रेस्पिरेशन पढ़ा हो तो उसके अंदर आपके पास में आता है कि ट्रेकियल ट्यूब होती है. एंड दीज ट्रेकियल ट्यूब्स आर मेड अप फ्रॉम द काइटिन्स. अंडरस्टैंड ना? तो ये ध्यान रखिएगा. 3 नंबर पे मैं बात कर रहा हूं जो हमारे पास में आ रहा है. 3rd नंबर पे जिसके अपन लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अपने पास में कौन? गिल्स. कौन आ जाएगा आपके पास में? गिल्स. सुने होंगे आपने, गिल्स का नाम भी सुना होगा. द गिल्स टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करूं, दोज ऑर्गेनिज्म who can respire from the gills, such type of respiration is known as bronchial respiration. एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आपके पास में, ठीक है ना, याद रखिएगा. तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा? bronchial respiration बोलते हैं इसको. और बेस्ट एग्जाम्पल तो आप लोग जानते ही हैं क्या होगा इसके अंदर. गिल्स के थ्रू मछलियां रेस्पायर करती है, तो एग्जाम्पल आपके पास में क्या हो जाएगा? फिशेज हो जाएगा. क्या हो जाएगा? फिशेज. तो यहां पे लिख देता हूं मैं फिशेज. एंड again there are the some exception case regarding to the phylum of arthropoda, and the name of arthropoda that respire through the gills is known as prawns. केकड़ा सुने होंगे ना नाम. हाँ, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं आपके पास में prawns. तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा? prawns आ गया. and this prawn is actually the aquatic arthropoda, which is aquatic arthropoda. So this is the exception case. And why the prawns respire from the gills, not from tracheal system? ये मैं आपको बताऊंगा किसके अंदर, टेक्सोनोमी. जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एनिमल टेक्सोनोमी, उसमें आपको जरूर बताऊंगा कि ये क्यों डिफरेंस होता है इसके अंदर, है ना. उसके लिए अब मैं सस्पेंस छोड़ूंगा, यहाँ पे आपको देखना होगा वो आगे, है ना. 4 नंबर पे बात करता हूं. और बेस्ट जो हमारे अंदर मिलता है, द नेम ऑफ ऑर्गन इज द लंग्स. अंडरस्टैंड? एंड द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, सच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन. विच रेस्पिरेशन? पल्मोनरी रेस्पिरेशन. और यही रेस्पिरेशन हमारे सिलेबस के अंदर है और इसी के बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे. Pulmonary respiration. The best example of the pulmonary respiration is the human being, or you can say that higher vertebrates, except Pisces. Vertebrates में कितने आ रहे हैं? 5 आते हैं ना. कौन कौन से रे? Pisces मछलियां. 2 नंबर पे एम्फीबियंस जो पानी में और धरती पे दोनों पे रह सकता है. 3 नंबर पे कौन आता है रे? 3 नंबर पे रेप्टाइल्स जो रेंग के चलेगा रे. 4 पे कौन आ रहा है? एवीज जो उड़ जाएगा रे. और 5 पे कौन आ रहा है? मैमल्स जो हम है रे. है तो इसके अंदर जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, अपार्ट फ्रॉम द Pisces, all the vertebrates, all the higher vertebrates are included in the pulmonary respiration. तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे? हायर वर्टिब्रेट्स. अंडरस्टैंड ना? तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा. हायर वर्टिब्रेट्स में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 5 आ जाएंगे. 4 का याद रखना. एम्फीबियंस आ जाएगा. एम्फीबियंस के बाद में कौन सा आ जाएगा आपके पास में? रेप्टाइल्स, देन एवीज, देन मैमल्स. मैमल्स इज नॉट मामालिया. मामा नहीं है यहाँ पे, मैमेलिया. थोड़ा सा प्रोनाउंशिएट सही किया कीजिए, है ना. 5 नंबर पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो आपके पास में ऑर्गन का नाम आपके पास में रहेगा बुक लंग्स. एंड सच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज, कोई इसका पर्टिकुलर नाम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. ये एक ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं. जहाँ लंग्स इन्वॉल्व है वहाँ पे पल्मोनरी वर्ड तो रहेगा ही रहेगा. तो इसको हम लोग यहाँ से स्किप करते हुए यहाँ पे पहुँचते हैं. क्यों? क्योंकि लंग्स इन्वॉल्व है तो पल्मोनरी वर्ड यूज लेंगे, ठीक है ना, लेकिन अलग से कोई इसका नाम नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग इतना घबराइएगा मत. एग्जाम्पल्स याद रखिएगा आप. स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर. क्या आ जाएगा आपके पास में? स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स. ये आपके पास में इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे. किसके? बुक लंग्स के. बुक लंग्स इज एक्चुअली द ऑर्गन
और ये क्या होता है इसके लिए बस आप थोड़ी सी देर रुकिए, मैं अभी आपको बताऊंगा बुक लंग्स क्या चीज़ है ना। इसके लिए हम लोग आगे और बढ़ना है हमको, तो एक पेपर और लेते हैं हम लोग स्लाइड में और डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे आगे की तरफ और कंटिन्यूअस मैनर में। तो यहाँ थोड़ा सा ही रहेगा, 7 टाइप के बताऊंगा, 5 मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2 मैं और आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो आपको याद रखने हैं। 6 नंबर पे आपके पास में आ रहा है बुक गिल्स। क्या आएगा आपके पास में? बुक गिल्स। तो यहां पे मैंने लिख दिया बुक गिल्स। तो गिल्स आ रहा है तो कौन सा हो जाएगा आपके पास में? ब्रेंकियल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ब्रेंकियल। तो यहां पे लिख नहीं रहा हूं, आप लोगों को पता है, अभी मैंने बता दिया है। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा लिम्यूल्स, ठीक है। एंड लिम्यूल्स इज अगेन एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स, ठीक है। क्या आ जाएगा? एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स में आ जाएगा। लिम्यूल्स के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, है ना, ये चीज आप याद रखिएगा। और 7 नंबर पे आपके पास में आएगा जिसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी सैक। पल्मोनरी सैक, व्हाट इज द ऑर्गन ऑफ द पल्मोनरी सैक? अगर आपने मोलस्का को पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, तो मोलस्का के पास में एक बहुत ही जबरदस्त फीचर होता है, उसका नाम होता है मेंटल कैविटी। And this mental cavity is actually the whitish covering. Remember the octopus and जो सीपी होते हैं वो आपके पास में, वो थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो शंख की तरह एकदम दिखता है, समझे ना मेरी बात को। तो वो जो चीज है जो व्हाइट कलर का, जैसे शंख आपने देखा होगा, शंख के बाहर की तरह से व्हाइट कलर का जो कवरिंग आ रहा है, such type of cavity is known as the mental cavity. It is the characteristic feature of the mollusca phylum. Understand ना? And this mental cavity is actually made up from the calcium. ठीक है, बट इट इज वेरी हार्ड इन द mollusca this mental cavity is to be modified and form the pulmonary sac. That means the meaning of pulmonary sac is the modification of, क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे आपके पास में? modification of, यहां पे लिख रहा हूं, देखिएगा अच्छे से, मॉडिफिकेशन ऑफ मेंटल कैविटी। एंड दैट मेंटल इज नॉट अ पागल वाला मेंटल, ये मेंटल आपके पास में कैविटी है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। मेंटल कैविटी का क्या है आपके पास में? ये मॉडिफिकेशन है। एंड यहां पे वर्ड यूज हुआ पल्मोनरी, तो हम लोग पल्मोनरी के लिए, पल्मोनरी के लिए यूज ले रहे हैं, अपन पल्मोनरी सिस्टम ही यूज लेंगे, है ना। तो रेस्पिरेशन को आप उसी तरीके से देखिएगा, इनका कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं है रेस्पिरेशन का। फिर से दोहरा रहा हूं मैं आपको, एग्जांपल याद रखने होंगे आपको। एग्जांपल आपके पास में क्या आ जाएगा? मोलस्का आ जाएगा। कौन आ जाएगा आपके पास में? इसका एग्जांपल मोलस्का आ जाएगा। तो मैंने आपको 7 टाइप के बता दिए हैं इसके अंदर, जिसमें स्किन था, ट्रेकियल सिस्टम था, गिल्स था, गिल्स के बाद में आपके पास में कौन सा आया था? पल्मोनरी सिस्टम आया था, पल्मोनरी के बाद में आपके पास में बुक लंग्स, बुक गिल्स एंड देन पल्मोनरी सैक। तो ये आपके पास में आया। अब जैसा मैंने अभी आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बुक लंग्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो मैं आपको बुक लंग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। देखिएगा थोड़ा सा आप लोग, इसकी एक डेफिनेशन लिखता हूं मैं यहाँ पे, उसको आप लोग थोड़ा फॉलो करने की कोशिश कीजिए, उसको एक्सप्लेन भी करता हूं मैं आपके पास में। ईच ऑफ अ पेयर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, दैट इज, देखना आप लोग, ईच ऑफ अ पेयर ऑफ अ respiratory organ is composed of, क्या आ जाएगा आपके पास में? composed of many fine lamellae. Now what is lamellae? lamellae तो यहाँ पे सारा खेल है। होता क्या है? होता यूं है बेटा यहाँ पे कि अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पे ये एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, समझने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको। ये एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, फिर एक और रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। जैसे ह्यूमन बीइंग में बहुत सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स रहते हैं। स्टार्ट करें, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, तो नेजल चैम्बर, देन इंटरनल लिरिस, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, ये सब आते हैं इसके अंदर, देन ट्रेकिया, और ये सब आपके पास में आ जाएगा ब्रोंकाई, ब्रोंकाइल्स, एल्वोलाई। तो यार द वेरियस ऑर्गन्स, है ना। तो यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं कि ये ऑर्गन है, इसके ऊपर फिर से एक ऑर्गन आ गया, 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 ये सब ऑर्गन आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। एंड व्हाट अबाउट द लेमिला? द लेमिला इज दिस, ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये लेमिला है। ये क्या है आपके पास में? लेमिला है। ये लेमिला है जो इसको क्या कर रहा है? आपस में जोड़ के रख रहा है। जैसे आपने क्लोरोप्लास्ट में सुना होगा ना, क्लोरोप्लास्ट का अगर आप लोगों ने डायग्राम देखा हो, क्लोरोप्लास्ट का अगर आपने डायग्राम देखा था 11th क्लास में, तो क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पे आपके पास में जैसे थाइलोकॉइड का आ जाता है थाइलोकॉइड ग्रेना, ये आपके पास में थाइलोकॉइड आ रहा है मान लीजिए, तो ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होता है स्ट्रोमा लेमिला के थ्रू।
याद करना। तो लेमिला क्या होता है, इन दोनों के बीच में बनने वाला ऐसा स्ट्रक्चर। तो लेमिला तो वही है ना यहाँ पे भी। तो लेमिला क्या है, जो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करके रखता है। अब बेसिकली ये जो बुक लंग्स और सब प्रेजेंट होते हैं ये अब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं आपके पास में, अब्डोमिनल कैविटी के अंदर सिचुएटेड होते हैं। समझ रहे हो, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। और जो मैंने अभी आपको बताया पीछे की तरफ आप लोगों को, ये थोड़ा सा देखिए कि स्कॉर्पियन और स्पाइडर के अंदर मेरे पास में क्या मिल रहा है, बुक लंग्स मिल रहा है। बट ये बुक लंग्स का मिलना जो कि एक्चुअली पेयर में होता है, ये भी सब में एक जैसा नहीं होता है। जैसे स्कॉर्पियन में नंबर ऑफ पेयर अलग है, स्पाइडर में नंबर ऑफ पेयर अलग है। समझ रहे हो ना। तो वो चीज भी बता देता हूं आपको कि स्कॉर्पियन में नंबर ऑफ पेयर कितना मिलेगा और आपके पास में स्पाइडर में कितना मिलेगा। तो बुक लंग्स का स्पाइडर के अंदर जो पेयर मिलता है वो आपके पास में एक पेयर होता है। कितना होता है, एक पेयर। और स्कॉर्पियन के अंदर मिलता है वो आपके पास में कितना होता है, 4 पेयर होंगे। कितने होते हैं, 4 पेयर। तो ये वेरी कर रहा है, मतलब ऐसा मत समझिए कि सभी ऑर्गन्स में नंबर ऑफ पेयर ऑफ बुक लंग्स आर इक्वल। दैट इज नॉट पॉसिबल। इट इज वेरी इन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। बट अगर आप सोच के देखें, द स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन बोथ आर बिलोंगिंग टू द आर्थ्रोपोडा, बट स्टिल द नंबर ऑफ पेयर ऑफ बुक लंग्स इज नॉट सिमिलर इन बोथ ऑफ दीज। यही तो समझाना चाह रहा हूं कब से मैं आप लोगों को। बात समझ में आ रही ना मेरी। तो ये मैंने आपको क्या किया है, यहां तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वीडियो के सेक्शन में, ये आपके पास में ये समझ लीजिए सिर्फ मैंने इंट्रो पढ़ाया है आपको। इसमें आपको मैंने टेक्सोनॉमी से लेकर के अलग अलग ऑर्गन के बेस तक मैंने आपको क्या कर दिया है, पूरा का पूरा कंप्लीटली रेस्पिरेशन के बारे में बता दिया है। अब मैं यहां पे जो हमारा, क्योंकि हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा आपके पास में, पल्मोनरी रेस्पिरेशन के ऊपर रहेगा। और यही पल्मोनरी रेस्पिरेशन को हम लोग पढ़ने जाएंगे अभी अपन आगे की तरफ। समझे, द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, द ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ब्रोंकायल रेस्पिरेशन, दीज ऑल आर स्टडीड इन द एनिमल टेक्सोनॉमी सेक्शन। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो यही हम लोग यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, और यहां से हमारा शुरू होता है ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेशन। समझना मेरी बात को, है ना। तो यहां पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग यहां पे पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, है ना। तो देखिए पल्मोनरी रेस्पिरेशन, द पल्मोनरी रेस्पिरेशन विच इज एक्चुअली किसके थ्रू हो रहा है रेस्पिरेशन आपके पास में, ये लंग्स के थ्रू हो रहा है। तो ऑर्गन क्या रहेगा इसके अंदर आपके पास में, लंग्स रहेंगे। तो यहां पे लिख देते हैं अपन क्या, लंग्स। एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द पल्मोनरी रेस्पिरेशन, अभी थोड़ी देर पहले बताया, हायर वर्टिब्रेट्स। ठीक है ना। द एग्जांपल ऑफ पल्मोनरी रेस्पिरेशन में आपके पास में क्या आ जाएगा, हायर वर्टिब्रेट्स आ जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को, हायर वर्टिब्रेट्स। एंड दीज हायर वर्टिब्रेट्स इंक्लूड्स, अब मैं यहां पे नाम भी लिख देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। द फर्स्ट नेम इज टू बी द, क्या लिख दूं मैं यहां पे, एम्फीबियंस रे, है रे, एम्फीबियंस रे। एम्फीबियंस, फ्रॉग, पढ़ा है क्या फ्रॉग, कहीं पे सुना है नाम। ठीक है। दूसरा आपके पास में क्या आ जाएगा रे, रेप्टाइल्स। तीसरे पे मैं क्या लिख देता हूं आपके पास में, बोलो जरा। तीसरे पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे क्या, एवीज। और 4 पे क्या लिख दूंगा, मैमल्स, नॉट मामालिया, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन के मैंने आप लोगों को यहाँ पे कुछ समथिंग एग्जांपल्स भी दे दिए हैं आपको। अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाई वी, यानी हम लोग ह्यूमन बीइंग, व्हाई वी डू नॉट रेस्पायर फ्रॉम द स्किन। क्यों नहीं कर सकते हम स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन, क्या कमी है हमारे अंदर कि हम लोग स्किन के थ्रू रेस्पायर नहीं कर सकते हैं, कि स्किन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं ऐसी चीज। तो इसके पीछे भी कुछ कारण है। रिमेंबर द लास्ट वीडियो, उसमें बताया आप लोगों को, क्या बताया मैंने आप लोगों को वहां पे ये बताया आप लोगों को कि रेस्पिरेटरी सरफेस जो होती है जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है, उसके क्या क्या कैरेक्टर रहेंगे, है ना। उसके क्या क्या कैरेक्टर्स रहेंगे उसके बारे में मैंने आपको वहां पे बताया था। वो कैरेक्टर यदि हमारे स्किन को मैच करते हैं तो आप लोग स्किन के थ्रू रेस्पायर कर सकते हो, और मैं भी। और अगर नहीं मैच करते हैं तो हम लोग स्किन के थ्रू रेस्पायर नहीं कर सकते हैं, जो कि नहीं करते हैं।
तो क्यों नहीं करते हैं, क्या कारण रहता है, उनके ऊपर बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि हमने वहां क्या क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में जो हमारे पास में आया था। रेस्पिरेटरी जो सरफेस है उसके क्या क्या कैरेक्टर थे जो हम लोगों ने वहां पे पढ़े थे। एक नंबर कैरेक्टर की अगर अपन लोग बात करें तो वो सरफेस जो है वो बहुत ही पतली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? वेरी थिन, है ना। 2 नंबर की बात करूं मैं आपके पास में तो रेस्पिरेटरी सरफेस मॉइस्ट होनी चाहिए, बिकॉज द गैसेज एक्सचेंज जो होता है वो डिसॉल्व फॉर्म में होता है। 3 नंबर पर मैं बात करूं तो हाईली वेस्कुलराइज्ड होनी चाहिए। हाईली वेस्कुलराइज्ड से मतलब आपके पास में है रिच इन ब्लड सप्लाई। ये बता चुका हूं मैं लास्ट वीडियो में, शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं आपको कंपेयर करवा सकूं। 4 नंबर पर मैं बात करूं आपके पास में तो रेस्पिरेटरी सरफेस के पास में हीमोग्लोबिन जैसा रेस्पिरेटरी पिगमेंट या कोई भी पिगमेंट होना अनिवार्य यानी मैंडेटरी है। 5 नंबर पर बात करूं तो सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लार्ज सरफेस एरिया। समझ रहे? ये 5 प्रॉपर्टी को अगर कोई सरफेस फॉलो करती है दैट मीन्स वो क्या है आपके पास में, वो रेस्पिरेशन के लिए तैयार है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रेडी है। अब हम इन कैरेक्टर को स्किन से कंपेयर करते हैं कि हम लोग स्किन के थ्रू रेस्पायर क्यों नहीं करते हैं। कई बार पूछ लेता है व्हाई वी नॉट रेस्पायर फ्रॉम द स्किन। तो 1 नंबर पर बात करें स्किन की लेयर, क्योंकि स्किन की लेयर की बात करूं वो बहुत मोटी होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों लेयर होती है और इन दोनों लेयर को मिला के 7 लेयर होती है, 5 एपिडर्मिस की और 2 डर्मिस की। तो ये बहुत ही थिक होती है। पहली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है तो यहां पे हम लोग क्या बात कर सकते हैं, थिक होगी ये लेयर। कैसी होगी आपके पास में? स्किन क्या है? थिक है। थिक के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो क्योंकि वो एपिडर्मिस प्लस डर्मिस को क्या करता है, कंटेन करता है और दोनों मिला के 7 लेयर होती है। कितनी होती है? 7 लेयर। ठीक है। एंड स्किन शुड बी मॉइस्ट, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर स्किन जैसे ही अगर हमारी स्किन के थ्रू पानी निकलेगा या स्वेटिंग हो रही है तो इवॉपरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? इवॉपरेशन होता है और इवॉपरेशन के बाद में सूख जाता है। तो मॉइस्ट तो रहा नहीं, तो वाटर का लॉस हो रहा है, बट वहां पे आपके पास में क्या चीज हो रही है? इवॉपरेशन हो जाएगा। इवॉपरेशन होने की वजह से मॉइस्टनेस होती नहीं है उसके अंदर। तो यहां पे आपको यही ध्यान रखना है कि यहां पे आपके पास में पानी का लॉस होगा, वाटर लॉस बाय स्किन, बट ये क्या हो जाएगा आपके पास में? इवॉपरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास में? इवॉपरेशन। मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास में? उड़ जाएगा। ठीक है ना। और उड़ जाएगा तो वापस स्किन क्या हो जाएगी? सूख जाएगी। बट अगर रेस्पिरेटरी सरफेस होती तो उसको हर वक्त कैसा रहना होता? उसको हर वक्त मॉइस्ट रहना होता। कैसा रहना होता? मॉइस्ट रहना होता। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 3 नंबर पे मैं बात करता हूं। अगर मैं बात करूं यहां पे तो यहां पे आपको सबसे खास बात याद रखनी है कि हमारी जो सरफेस है, स्किन की सरफेस है, उसमें सबसे ऊपर एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस का भी सबसे ऊपर का जो लेयर होता है दैट इज स्ट्रेटम कॉर्नियम। सबसे ऊपर की तरफ लेयर होता है उसका नाम क्या होता है? स्ट्रेटम कॉर्नियम। और ये आपके पास में डेड होता है, जिसके पास में इसकी खुद की ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो हाईली वेस्कुलाइज है ही नहीं। ठीक है ना। तो यहां पे अपन क्या लिख देंगे? नो ब्लड सप्लाई। तो यहां पे आपके पास में ब्लड सप्लाई भी बराबर नहीं हो रही है। ये आपके पास में आ गया। 4 नंबर पे बात करूं तो हीमोग्लोबिन जैसा पिगमेंट यहां पे प्रेजेंट नहीं होता है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी इस पे एब्सेंट है। 5 नंबर पे बात करूं तो इसका लार्ज सरफेस एरिया है और उसका जो सरफेस एरिया आपके पास में वो बहुत ही आपके पास में क्या रहेगा? कम रहेगा। तो ये जो सरफेस एरिया रहता है 1.5 से 2 स्क्वायर मीटर तक का स्किन का सरफेस एरिया रहता है, जो कि बहुत कम है। अगर मैं इसके कंपैरेटिवली आपके पास में जो ये जो एल्वोलाई है उसके सरफेस एरिया की बात करूं तो उसका सरफेस एरिया आपके पास में 50 to 75 स्क्वायर मीटर रहता है। तो ये स्किन के कंपैरेटिवली क्या है? बहुत ज्यादा है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में 60 करोड़ एल्वोलाई मिलती है दोनों लंग्स को मिला के। कितनी? 60 करोड़ एल्वोलाई फाउंड इन बोथ लंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। है ना शॉकिंग चीज। सबसे पहली बात है तो साला गिना किसने होगा इसको बैठ करके? 1 2 3 4, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ होगा भाई कोई। ठीक है, उसको भी जॉब मिली होगी ये चीज। ठीक है, तो ये फीचर्स है, इन फीचर्स को आपको दिमाग में रखना है और यही फीचर्स आपके दिमाग में अगर रहेंगे तो आप बता सकते हो कि हम लोग स्किन के थ्रू क्यों नहीं रेस्पायर कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? हम लोग स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन नहीं कर सकते हैं, उसके पीछे ये सारे कारण हैं, ये आपको पता रहना चाहिए।
ये बात आप दिमाग में रखिए। यहां पे फिर से मैंने आपको क्या कर दिया है कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन के अंदर एक स्किन के थ्रू क्यों नहीं रेस्पायर करते वो बता दिया आपको। अब मैं स्टार्ट करूंगा यहां पे इसी सेक्शन के वीडियो में, जिसके बारे में मेरे पास में रेस्पिरेटरी सिस्टम, किसके बारे में बात करने जा रहा हूं, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करने जा रहा हूं। और वी नो दैट द सिस्टम इज मेड अप फ्रॉम द ऑर्गन्स। अगर हमने डाइजेशन पढ़ा है अच्छे से, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम जो बना हुआ है वो बहुत सारे ऑर्गन्स से मिलकर बनता है। तो यहां पे भी क्या होगा, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम बनेगा ये भी बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बनेगा, और उन ऑर्गन्स के बारे में भी हमको पढ़ना पड़ेगा। तो कौन कौन से ऑर्गन होते हैं उनका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, और उन ऑर्गन्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए टॉपिक जो हमारे पास में आ रहा है दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड वी नो दैट द सिस्टम इज कंपोज ऑफ फ्रॉम organs and the various types of organ that involved in the respiratory system, that is starts from the external nares, and this one is the external nares, the pore, such pore is known as external nares. So the first organ क्या हो जाएगा आपके पास में external nares, and the external nares the anotherly known as external nostril, anotherly known as external nostril। समझ गए मेरी बात को, ये ध्यान रखिएगा। external nares, the external nares is opens into the there is a cavity, there is a hollow cavity which is known as nasal cavity। हम लोग एक एक ऑर्गन के बारे में अभी स्टडी करेंगे, एक डायग्राम भी बना दूंगा आपके पास में, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में nasal cavity, and this nasal cavity is anotherly known as nasal चैम्बर। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, नेजल चैम्बर, विच इज कंपोज ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बोन्स, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नेजल कैविटीज लीड्स टू पोस्टीरियरली, यहाँ पे अंदर की तरफ एक और पोर होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी मैंने आपको बताया है, द नेम ऑफ दिस पोर इज नोन एज इंटरनल नेरिस। क्या बोलते हैं इसको, इंटरनल नेरिस। द इंटरनल नेरिस फर्दर ओपन्स इनटू द नेजो फेरिंग्स। किस में आ जाएगा आपके पास में, नेजोफेरिंग्स। द नेजोफेरिंग्स अगेन रन इंटीरियरली एंड फॉरवर्डली, एंड इट्स ओपन्स इनटू द लैरिंग्स। किस में आ जाएगा आपके पास में ये, लैरिंग्स। द लैरिंग्स इज ओपन्स इनटू द ट्रेकिया। किस में आ जाएगा आपके पास में, ट्रेकिया में ओपन हो जाएगा। नाउ द ट्रेकिया ओपन्स इनटू द ब्रोंकाई। किस में आ जाएगा, ब्रोंकाई। And the bronchi open into the bronchioles, and the bronchioles open into the finally in the alveoli। इनके बीच में भी बहुत सारे ऑर्गन्स आएंगे जिनके बारे में भी हम लोग आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, तो आपको पता लगता जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या जाएगा, alveoli is the last। तो here are the basic pathway of the respiratory system that is initiated from the external nares, then external nares is opens into the nasal cavity, nasal cavity is opens into the internal nares। now nasopharynx के बाद में remember the oropharynx is also comes, and oropharynx then laryngopharynx। so completely you can say that the internal nares opens into the pharynx region। the pharynx is classified into 3 major portion। the first one is the nasopharynx, the second one is the oropharynx, the rest one is the laryngopharynx। and the pharynx is opens to the larynx। larynx is basically the vocal cord or voice box, you know that, है ना। और larynx भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। larynx is open into the actually the trachea। the trachea is anotherly known as windpipe, and it is situated anteriorly, because posteriorly क्या होता है, esophagus होता है। now this trachea is open to the bronchi, the bronchi is opens in the bronchioles, and bronchioles open into the balloon shaped alveoli। understand? one more main thing is that this respiratory system includes 2 main things। the first one is respiratory tract and the rest one is lungs। इस पूरे पाथवे में lungs का कहीं पे नाम नहीं आया, तो आप कंफ्यूज ना हो कि lungs कहाँ हैं, lungs को क्यों नहीं लिखा सर ने, तो वो मैं आपको बता देता हूं क्यों नहीं लिखा है। बिकॉज यहां पे मैं जैसे बात कर रहा हूं, द होल रेस्पिरेटरी सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू द 2 मेन
pathways. The first pathway that includes respiratory tract, क्या हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक के ऑर्गन किस में आ रहे हैं आपके पास में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आ रहे हैं. ट्रैक्ट समझ रहे हैं ना, ठीक है, ट्रैक्ट के अंदर आ रहा है. एंड द ब्रोंकाई, ब्रोंकायोल्स एंड एल्वोलाई जिसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, दैट इज नोन एज लंग्स. किस में आ रहा है आपके पास में, लंग्स. अब शायद आपका फंडा क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से हो गया क्या. ये क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये क्या है, लंग्स. तो बेसिकली जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो एरिया रहेगा वो आपके पास में कौन सा रहता है, एल्वोलाई रहता है. और एल्वोलाई किस में आता है, लंग्स के अंदर आता है. यही बात आपको समझाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना. तो ये ध्यान रखिएगा, ब्रोंकाई, ब्रोंकायल्स एंड देन क्या आ जाएगा आपके पास में, एल्वोलाई आ जाएगा. ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, देन आपके पास में क्या आ गया यहाँ पे, लंग्स के बारे में बातचीत हो गई है. याद रहेगा इस बात को. इसी पाथवे को हमको स्टार्ट करना है और इसी पाथवे को बहुत ही जबरदस्त डिटेल के अंदर हम लोगों को पढ़ना है ना. तो इसमें सबसे पहले हमारे पास में कौन सा आता है, एक्सटर्नल नेरिस आता है. एक्सटर्नल नेरिस के बारे में बहुत ही सिंपल सी लाइन है कि एक्सटर्नल नेरिस इज अ पोर लाइक स्ट्रक्चर. दे आर द टू एक्सटर्नल नेरिस फाउंड इन द ह्यूमन बीइंग एंड थ्रू दीज पोर्स द रेस्पिरेटरी सरफेस और रेस्पिरेटरी गैसेस एंटर इनसाइड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अंडरस्टैंड. तो इसी पोर के थ्रू क्या हो रहा है, ये एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसी पोर के थ्रू क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी गैस एंटर करती है. कहां पे एंटर करती है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर एंटर करती है. समझ गए ना मेरी बात को, यही बात समझनी है आपको. और अगर मैं इसमें बात करता हूं नेजल कैविटी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में, सबसे पहले एक्सटर्नल नेरिस के बारे में. एक्सटर्नल नेरिस से फिर किसके बारे में आएंगे हम लोग, इसके बारे में, क्या नाम है, नेजल चैम्बर के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे. तो पहले इसका डायग्राम बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कलर चेंज करना पड़ेगा, बट मैं हेडिंग लगा देता हूं यहां पे आपके पास में. सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, क्या आ जाएगा आपके पास में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आ जाएगा. ट्रैक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ट्रैक्ट में सबसे पहले एक नंबर पे कौन आ रहा है, एक्सटर्नल नेरिस आ रहा है ना. एक्सटर्नल नेरिस, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल. तो ये क्या होता है आपके पास में, ये बेसिकली पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है. क्या होती है, पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है ना. और इसी के थ्रू क्या होता है, गैसेस जो है वो एंटर करती है. कहां पे एंटर करती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करती है. किस में एंटर करती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर जाएगी. समझ रहे मेरी बात को. अब बहुत सारे फंडे होते हैं कि यार ये जो गैस एंटर कर रही है, क्या ये जो गैसेस है जैसे एनवायरनमेंट से एंटर कर रही है, तो हम लोग तो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, उसमें बेसिकली गैस कौन सी यूज करते हैं, ऑक्सीजन को. लेकिन एनवायरनमेंट के अंदर और भी बहुत सारी गैसेस है, मिक्सचर ऑफ गैस है. तो क्या हमारा नोज जो है वो केवल ऑक्सीजन को अंदर ले रहा है, या वो क्या चीज कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा. कि अगर वो नाइट्रोजन भी यहां पे चलेगी तो फिर क्या होगा, या कोई और गैस चलेगी तो फिर क्या होगा, वो अंदर जाएगी या नहीं जाएगी. तो उसके बारे में हमको बात करनी पड़ेगी. और साथ ही साथ में अगर यहां पे मैं डिस्कस करूं कि बाहर सराउंडिंग एनवायरनमेंट में अगर बहुत सारी गर्मी है, तो लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है, तो बाहर से जो एयर जो है यानी गैसेस है, वो अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगी तो वो बहुत वार्म है. तो क्या, जैसे मान लीजिए 45 डिग्री सेल्सियस की अगर गर्मी है, तो वो जो गर्म हवा हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर तो क्या है 37 डिग्री सेल्सियस पे चाहिए. अगर वो 45 डिग्री पे पहुंच गई तो हमारी एल्वोलाई जलने लग जाएगी. समझ रहे हो ना मेरी बात को. तो इन सब चीज़ों को कौन प्रिवेंट करता है, उसके बारे में हमको डिस्कस करना है. तो उसके लिए हम लोगों को एक डायग्राम बनाना होगा यहाँ पे. तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. इसके लिए हम ब्लैक बैकग्राउंड लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया लगे इसके अंदर कैसा डायग्राम. बहुत ही सिंपल सा डायग्राम. मैं आपको नेजल चैम्बर के बारे में बता रहा हूँ. अब आपके पास में सेकंड नंबर के बारे में किसके बारे में बात कर रहा हूँ, नेजल चैम्बर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ. देखिएगा, है ना, नेजल चैम्बर. नेजल चैम्बर में सबसे पहले एक डायग्राम, बहुत ही लीनियर डायग्राम बना रहा हूँ, बहुत ही रफ सा डायग्राम, जिससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा यहाँ पे, है ना. तो थोड़ा सा आपको बस समझना है, इस वजह से ही बना रहा हूँ मैं, बाकी और कोई पर्पज़ नहीं है इसको बनाने का. ठीक है ना. ये लाइन डायग्राम होते हैं, इनको आपको समझ में आना चाहिए. ऐसा मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ाया था और ऐसा मैं आपको यहाँ पे भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. समझे ना मेरी बात को. फिलहाल के लिए हमारे पास में जिसका काम रहेगा वो हमारे पास में दूसरे रहेंगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास में मेन चीज़ है उसके लिए हम फोकस करते हैं. ठीक है.
जो मेन चीज हमको समझना है। चलिए लेबल करेंगे हम लोग इसको। लेबल करने में आपके पास में क्या चीज रहेगी वो आपको पहले देखना है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सुंदर तरीके से समझना है, बहुत ही जबरदस्त खेल है इसमें, है ना। तो देखिएगा, ये आप जानते हैं क्या रहेगा, दिस वन इज नोन एज माउथ, अंडरस्टैंड, एंड दिस वन इज नोन एज बक्कल कैविटी, एंड द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी इज फॉर्म बाय द टोंग्यू यानी टंग, है ना, और द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी इज फॉर्म पैलेट, तो दिस वन इज नोन एज पैलेट। ये तो हमारे पास में डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट है जो हमने फटाफट से लिख दिए। नाउ दिस स्ट्रक्चर रिमेंबर, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्सटर्नल नेरिस। क्या बोल रहे हैं हम लोग इसको, यहां पे देखिएगा, एक्सटर्नल नेरिस, एंड दिस डायग्राम इज फॉर्म एक्चुअली लाइक दिस, understand, so that only one external nares is to be seen in this diagram, understand। अगर आपका फोटो यहां से खींचा जा रहा है तो क्या यहां का व्यू आएगा, नहीं आएगा, यहां से व्यू आएगा, और ये जो व्यू आ रहा है आपके पास में, ये सेक्शन का डायग्राम मैंने यहां पे आपके पास में ड्रॉ किया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना। अब आपके पास में मेन चीज, मेन फंडा क्या है, दिस चैम्बर, सच चैम्बर इज नोन एज नेजल कैविटी और नेजल चैम्बर, ठीक है। लेकिन नेजल चैम्बर को समझाने के लिए मैं आपको अभी और बता रहा हूं, इसके अंदर ही डायग्राम में ही आऊंगा। तो नेजल चैम्बर, यहां पे मैंने लिखा क्या बेटा, नेजल चैम्बर। द नेजल चैम्बर इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू 3 सब चैम्बर्स, मतलब 3 सब चैम्बर में ये डिवाइड है। तो बहुत ही जबरदस्त चीज है, अगर आपने समझ लिया तो आपने हर तरह की बात को समझ लिया ह्यूमन बीइंग के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। और पहला जो चैम्बर का नाम होगा दैट इज नोन एज वेस्टिब्यूलर चैम्बर। कौन सा होगा, वेस्टिब्यूलर चैम्बर। द सेकेंड चैम्बर इज नोन एज रेस्पिरेटरी चैम्बर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, रेस्पिरेटरी चैम्बर का नाम दे रहे हैं। द थर्ड चैम्बर इज नोन एज ऑल्फैक्टरी चैम्बर, अंडरस्टैंड। कौन सा देगा, ऑल्फैक्टरी, और इसको ऐसे लिख देते हैं ऑल्फैक्टरी चैम्बर। तो नेजल चैम्बर कितने में डिवाइड हो गया, 3 चैम्बर में डिवाइड हो गया। मतलब ईच नेजल कैविटी और नेजल चैम्बर इज डिवाइडेड इनटू 3 चैम्बर्स। ये एक नेजल कैविटी है, ये दूसरी नेजल कैविटी है। ह्यूमन बीइंग में 2 नेजल कैविटी प्रेजेंट होती है, समझ रहे ना मेरी बात को। ये एक नेजल कैविटी है और ये कौन सी है रे, दूसरी नेजल कैविटी है। हर एक नेजल कैविटी कितने में डिवाइड हो रही है, 3 में डिवाइड हो रही है। कौन कौन से नाम है, वेस्टिबुलर चैम्बर, रेस्पिरेटरी चैम्बर एंड ऑल्फैक्टरी चैम्बर। हर किसी का अपना अपना फंडा है, अपना अपना फंक्शन है, और वो क्या फंक्शन है, और बहुत ही जबरदस्त फंक्शन है। देखना इधर की तरफ आप लोग डायग्राम में, सबसे पहले यहां पे ये एक आगे की तरफ लाइन खींचा है, दिस चैम्बर इज नोन एज वेस्टिबुलर चैम्बर। नाउ द मिडल मोस्ट चैम्बर इज नोन एज respiratory chamber and the posterior one is known as olfactory chamber रही है ना। सबसे पहले मैं इसका नाम लिखूंगा, फिर मैं बताऊंगा इसके अंदर चीजें क्या क्या मिल रही है, ठीक है। तो ये देखिएगा स्ट्रक्चर कौन कौन सा मिल रहा है वो अपन बात कर लेंगे। तो दिस चैम्बर इज नोन एज वेस्टिब्यूलर चैम्बर, तो यहां पे मैंने लिख दिया वेस्टिब्यूलर चैम्बर। फिजियोलॉजी अपने आप में बहुत जबरदस्त चीज होती है, इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ने में मजा आता है ना। एंड दिस चैम्बर इज नोन एज रेस्पिरेटरी चैम्बर। कौन सा आ जाएगा आपके पास में, ये रेस्पिरेटरी चैम्बर आ जाएगा रे। और दिस चैम्बर इज नोन एज ऑल्फैक्टरी चैम्बर। विच चैम्बर, ऑल्फैक्टरी चैम्बर, अंडरस्टैंड। तो ये थोड़ा सा आपको यहां पे दिमाग में रखना, 3 चैम्बर के बारे में बताया। अब मैं जैसे कहा कि इनमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा वो भी बात करना जरूरी है। तो जो वेस्टिबुलर चैम्बर है, इस वेस्टिबुलर चैम्बर में 2 मेन चीज मिल रही है, बहुत ही जबरदस्त चीज है रे। एक म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकस, और दूसरा फाइन हेयर्स। यहां पे हल्के हल्के से हेयर्स प्रेजेंट होंगे, समझो, फाइन हेयर्स एंड म्यूकस। और इन दोनों का भी अपने आप में बहुत ही खतरनाक फंक्शन है। तो पहले हम लोग क्या कर देते हैं, कुछ एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देते हैं। देयर आर सम फाइन हेयर्स फाउंड इन द वेस्टिबुलर चैम्बर, अंडरस्टैंड। एंड हियर द सम म्यूकस मेम्ब्रेन आल्सो फाउंड इन दिस चैम्बर। तो सच म्यूकस मेम्ब्रेन आर आल्सो फाउंड
ऑलराइट, तो ये पिंक कलर से जो ड्रॉ किया है वो क्या आपके पास में बना दिया है, म्यूकस के बारे में बना दिया है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो म्यूकस भी मिल रहा है इसके अंदर, समझना मेरी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये आपको पास में आना चाहिए। अब हम इसको लेबल करेंगे, बिल्कुल लेबल तो करना हमारा फर्ज है। तो यहाँ पे काम करते हैं, जिसको जिस कलर से ड्रॉ किया उसको उसी कलर से मेंशन कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन इज नोन एज फाइन हेयर्स, अंडरस्टैंड, एंड दिस वन इज सीम्स टू बी द mucus, understand? Now what is the importance of these fine hair and the mucus inside the nasal chamber? So first of all vestibular chamber में क्या क्या चीज मिल रही है वो यहां लिख दो। एक आ गया क्या, फाइन हेयर्स, तो यहां पे मैंने लिख दिया आपके पास में फाइन हेयर्स। दो नंबर पे मैं बात कर रहा हूं वो क्या आपके पास में म्यूकस है। ये क्या करता है, ये आपके पास में जो कर रहा है वो आपके पास में करता है फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। अगर ये दोनों मिलकर के, अगर आप जो एयर को इनहेल कर रहे हैं उसमें डस्ट का पार्टिकल है या मिक्सचर ऑफ गैसेज है, तो उसको फिल्ट्रेट करने का काम कौन करेगा, वेस्टिबुलर चैम्बर करेगा, जिससे आपके आगे रेस्पिरेटरी चैम्बर में जो गैस पहुंचे वो एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम प्योर हो, जो आपके रेस्पिरेशन में काम में आती है, ठीक है। तो वेस्टिबुलर चैम्बर में आपके पास में क्या फंक्शन आ जाएगा, वेस्टिबुलर चैम्बर में जो फंक्शन आएगा दैट इज नोन एज, सुनना अच्छे से, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। ये बात आपको यहां पे दिमाग में रखनी है। फिल्ट्रेशन ऑफ एयर से मैंने मतलब आपको समझा दिया है कि अगर कोई डस्ट का पार्टिकल या कोई भी मिक्सचर ऑफ गैस है तो उसको फिल्ट्रेट करने का काम कौन कर देगा, दीज फाइन एयर एंड द म्यूकस विच इज फाउंड इन द वेस्टिबुलर चैम्बर। नाउ the second most thing which is very 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 important, the respiratory chamber. The respiratory chamber जो है आपके पास में it is lined with the mucous membrane. पहले आप इसके पॉइंट्स को आप देख लीजिए, इसमें क्या मिलेगी, म्यूकस की मेम्ब्रेन इसमें भी मिलेगी। तो यहां पे लिख रहा हूं it is lined, लिखूंगा मैं, सॉरी, it is lined मतलब covered, lined by the म्यूकस मेम्ब्रेन। समझ रहे मेरी बात को, लाइंड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन से क्या रहेगा, ये लाइंड रहेगा। दूसरी चीज हाईली वेस्कुलराइज्ड, वेस्कुलराइज्ड मतलब दैट इज रिच इन ब्लड सप्लाई, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाईली वेस्कुलराइज्ड, है ना। And third one is very 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 important, act as a AC, AC बोले तो एयर कंडीशनर, ठीक है, एयर कंडीशनर की तरह क्या करेगा, ये एक्ट करता है। अब इसका सबसे जबरदस्त काम है यहाँ पे बच्चों, इसका काम क्या है, अगर हम लोग, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, एक अलग से मैं आपको समझा देता हूँ इसके अंदर, कि अगर हम लोग रेस्पायर कर रहे हैं और सराउंडिंग एनवायरनमेंट में 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी है ना, तो 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर कितना डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस है। तो जो रेस्पिरेटरी गैस अंदर जा रही है फिल्ट्रेट होकर के, उसका टेम्परेचर कितना है, 45 डिग्री सेल्सियस है। और ये रेस्पिरेटरी गैस जो है 45 डिग्री सेल्सियस की कहां पे पहुंच गई, रेस्पिरेटरी चैम्बर में पहुंच गई। ये रेस्पिरेटरी चैम्बर क्या करेगा, इस 45 डिग्री सेल्सियस पे जो गैस है इसको 37 डिग्री सेल्सियस पे लेकर के आएगा। समझ रहे हो, एसी की बात कर रहे हैं। एक बार और सुनिएगा, अगर सराउंडिंग टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कम है, लेकिन आपकी बॉडी को 37 डिग्री सेल्सियस की वार्म एयर चाहिए, तो ये जो एयर है वो रेस्पिरेटरी चैम्बर में पहुंचेगी और रेस्पिरेटरी चैम्बर इसको वार्म भी करेगा। तो ये कैसे करता है उसके बारे में आपको यहां पे देखना है। एक नंबर पे मैं बात कर रहा हूं आपके पास में, कौन सा, कि अगर मैं कह रहा हूं आपके पास में कि जो यहां पे अपन बात करें कि अगर हम लोग इनटेक कर रहे हैं तो आपके पास में क्या हो जाएगा कि व्हेन वी इनटेक कोल्ड एयर, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, ठंडी हवा ले रहे हैं, मतलब ये वाले केस की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहां पे देखिए, व्हेन वी इनटेक कोल्ड एयर, जब हम ठंडी हवा को अंदर ले रहे हैं, तो इस ठंडी हवा को नोज के अंदर कौन सा एयर कंडीशनर है जो इसको गर्म कर देगा, तो वो कौन है, रेस्पिरेटरी चैम्बर। वी नो दैट द रेस्पिरेटरी चैम्बर इज रिच इन ब्लड सप्लाई।
तो जैसे ही ठंडी हवा एंटर करती है तो यहां पे क्या होता है, आपके पास में जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाती है, आपके पास में बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाएगी, आपके पास में ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आपको यहां पे दिमाग में रखना है। कोल्ड एयर को जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, वहां पे आपके पास में बढ़ जाएगी, और तो ब्लड सप्लाई जैसे ही बढ़ जाएगी इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपके पास में हीट प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। व्हेन वी इनटेक कोल्ड एयर तो ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है। जैसे सर्दी होती है, कई बार अपना नाक लाल होता है, गाल लाल होता है, क्यों, क्योंकि वहां ब्लड सप्लाई बढ़ रही है, क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो रहा है, उसको बराबर रखने के लिए ब्लड सप्लाई बढ़ रही है। क्योंकि ब्लड क्या करता है, टेम्परेचर यानी हीट को रेडिएट करता है, ये इसका फंक्शन है। तो अगर ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी तो जितना ज्यादा अमाउंट में ब्लड होगा तो उतनी ज्यादा क्या होगी, हीट फैलेगी, यानी कि हीट रेडिएट होगी, और जितनी हीट रेडिएट होगी उतनी एयर क्या होती जाएगी, आपके पास में गर्म होती जाएगी और आपकी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बन जाएगी। तो when we intake cold air, the blood supply is to be increased, that radiate the, क्या करेगी आपके पास में, रेडिएट करेगी हीट को, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा क्या, टेम्परेचर। क्या इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ये किसने किया, रेस्पिरेटरी चैम्बर करता है, ये समझ रहे ना मेरी बात को। अब अगर 2 नंबर पे बात करें, when we intake warm air, 2 नंबर पे बात करें अगर अपन, when we इनटेक वार्म एयर, तो अगर हम गर्म हवा को अंदर ले रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब हम गर्म हवा को अंदर लेते हैं तो म्यूकस का सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है। समझ रहे हो, जैसे कई बार ऐसे ज्यादा गर्मी होती है ना तो नाक बहने लग जाएगा कई बार। ठीक है, यहां पे ऐसे करेंगे हम लोग, जब बहुत ज्यादा गर्मी है तो म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, और जब म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ेगा तो म्यूकस के अंदर पानी भी कंटेंट होता है, और जैसे ही म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ा, देखो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, बहुत ही जबरदस्त मैकेनिज्म। ठीक है, व्हेन वी इनटेक वार्म एयर तो इंक्रीज क्या हो जाएगा आपके पास में, इंक्रीज म्यूकस सिक्रेशन। ये सब कंपटीशन के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं आपको, थोड़ा सा देखिएगा। म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, ये म्यूकस इवॉपरेट होगा। क्या होगा, इवॉपरेट। और वी नो दैट इवॉपरेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है, टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, हीट रिक्वायर्ड है, और हम लोग यहां पे कौन सी हवा ले रहे हैं, गर्म हवा ले रहे हैं। तो एक्स्ट्रा जितना भी टेम्परेचर होगा वो सब म्यूकस को इवॉपरेट करने में लग जाएगा, और एयर क्या हो जाएगी आपके पास में, धीरे धीरे करके कूल डाउन हो जाएगी। तो इंक्रीज द म्यूकस सिक्रेशन, इफ इंक्रीज द म्यूकस सिक्रेशन, म्यूकस क्या करेगा, इवॉपरेट होगा। क्या होगा आपके पास में, म्यूकस इवॉपरेट होगा। और जैसे ही म्यूकस इवॉपरेट होगा तो इवॉपरेशन के लिए क्या चाहिए, वो भी यहां लिख दो, इवॉपरेशन रिक्वायर्ड हीट और टेम्परेचर। ठीक है, एंड दिस एक्स्ट्रा टेम्परेचर इज एक्चुअली गेन बाय द दिस वार्म एयर, एंड दिस वार्म एयर बिकम कूल डाउन। अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाई द रेस्पिरेटरी चैम्बर इज एक्ट एज अ एयर कंडीशनर। अंडरस्टैंड ना। तो अब हम लोग यहां पे देख सकते हैं रेस्पिरेटरी चैम्बर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एयर कंडीशनर की तरह, जो मैंने आपको समझा भी दिया है। ये यहां पे अगर हम लोग लेबल करना चाहें इसको तो लेबल कर देते हैं। यहां पे क्या नाम आ जाएगा इसका, आपके पास में रेस्पिरेटरी चैम्बर ऑलरेडी मेंशन है, इसके अंदर अलग से कोई चीज मेंशन करने की जरूरत नहीं है। म्यूकस की मेम्ब्रेन को आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास में क्या रहेगा, थोड़ा म्यूकस का मेम्ब्रेन रहेगा, समझ रहे हो। और ब्लड सप्लाई क्या रहेगी, यहाँ पे ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई के लिए कुछ वेसल्स बना देते हैं यहाँ पे अपन लोग, ये ब्लड सप्लाई के लिए आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को। नाउ द रेस्ट चैम्बर इज नोन एज द olfactory chamber. Olfactory chamber, the name denotes the olfactory chamber which is responsible for the sense organ or the क्या कह सकते हैं, perception of smell. तो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज लाइंड बाय द सेंसरी मेम्ब्रेन। ठीक है, ये किसके थ्रू लाइंड होता है वो आप देख लीजिए, इट इज लाइंड बाय द सेंसरी मेम्ब्रेन। अंडरस्टैंड, सेंसरी मेम्ब्रेन के थ्रू लाइंड होता है। एंड ये क्या करेगा, रिसेप्शन ऑफ स्मेल, स्मेल के रिसेप्शन को क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा। ये बात आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी है, समझ गए ना। तो तीसरे चैम्बर के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब ये जो नेजल चैम्बर है इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बाकी रहा है, वो है कॉन्का। अब ये कॉन्का क्या है साला, वो हम लोग बात कर लेते हैं। थोड़ा सा टॉपिक है इसके अंदर आपके पास में कॉन्का, तो आप लोग देखिएगा कॉन्का के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं यहां पे। ईच रेस्पिरेटरी चैम्बर और ईच नेजल चैम्बर हैव 3 फोल्ड्स।
ठीक है, क्या होता है 3 फोल्ड्स ईच नेजल चैम्बर। कौन सा चैम्बर आ जाएगा आपके पास में, नेजल चैम्बर है वो 3 फोल्ड्स। तो यहां पे देखिएगा ईच नेजल चैम्बर हैव 3 फोल्ड्स एंड दीज फोल्ड्स आर नोन एज कॉन्का। क्या बोलते हैं, कॉन्काय। क्या बोलते हैं, कॉन्काय। तो यहां पे अपन लिख देंगे इसके अंदर कॉन्काय। इन चैम्बर्स को क्या बोलते हैं अपन लोग, कॉन्काय का नाम देते हैं। सॉरी, इस फोल्ड्स को क्या बोलते हैं, कॉन्काय। और टर्बिनेलिस, क्या बोलते हैं इनको, टर्बिनेल्स। ठीक है, टर्बिनेल्स का नाम भी देते हैं। नाउ व्हाट आर द नेम ऑफ दीज फोल्ड्स, द फर्स्ट नेम ऑफ दिस फोल्ड इज, जैसे इंफीरियर, लेटरल एंड सुपीरियर कॉन्काय, ये 3 नाम होते हैं इसके अंदर आपके पास में। पहला कौन सा होता है, इंफीरियर कॉन्काय। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज कॉन्काय, द कॉन्काय एक्ट एज द और इंक्रीज द सरफेस एरिया। पहले फंक्शन बता देता हूं इनका, कॉमन फंक्शन क्या रहेगा, दीज कॉन्काय इंक्रीजेज, क्या आ जाएगा आपके पास में, दीज कॉन्काय इंक्रीजेज सरफेस एरिया। ठीक है, क्या बढ़ाएगा आपके पास में, ये सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। नाउ द फर्स्ट वन इज इंफीरियर कॉन्काय। क्या आ जाएगा, इंफीरियर कॉन्काय। द इंफीरियर कॉन्काय इज अनदरली नोन एज मैक्सिलोटर्बिनेल्स। क्या आ जाएगा आपके पास में, मैक्सिलोटर्बिनेल्स। रिमेंबर द मैक्सिला इज द बोन, अंडरस्टैंड ना। तो इसके नाम पे बेस दिया इन्होंने। इंफीरियर कॉन्काय का क्या नाम होता है, मैक्सिलोटर्मिनल्स। एंड दीज इंफीरियर कॉन्काय आर फाउंड इन द रेस्पिरेटरी चैम्बर ऑफ नेजल कैविटी। अनदरली एक और लिख देता हूं पहले, उसके बाद में साथ में बात कर लेंगे। लेटरल कॉन्काय, क्या आ जाएगा, लेटरल कॉन्काय आ जाएगा। The lateral conchae, the anotherly lateral conchae is known as ethmoturbinales. Ethmoid भी बोन होती है बेटा, ethmoturbinal। ठीक है, तो ये आपके पास में आ गया। एंड दीज बोथ conchae are found in the respiratory chamber of nasal cavity। तो ये कहां पे मिलेंगे, यहां पे इनके नीचे लिख देते हैं, फाउंड इन respiratory chamber of nasal cavity। तो ये थोड़ा सा आपको यहां पे दिमाग में रखना है, रह जाएगा दिमाग में। 3 नंबर पे जो रहता है वो है सुपीरियर कॉन्काय। क्या जाएगा आपके पास में, सुपीरियर कॉन्काय। तो कौन कौन सी आ गई आपके पास में, बोन, मैक्सिलो आ गई, एथमो आ गई, अब कौन सी रहेगी, नेजल बोन रह गई। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास में, नेजो टर्बिनेल्स। अंडरस्टैंड ना। ये बीच बीच में से हटता है इसलिए हूं आपको, ताकि आपको पूरा दिख जाए, इसलिए थोड़ा साइड होता हूं, ताकि अगर आप कुछ लिख रहे हो या समझ रहे हो ना मेरी बात को, तो आप उसको लिख सको। और दी सुपीरियर कॉन्काय इज एक्चुअली फाउंड इन ऑल्फैक्टरी चैम्बर। किसमें मिलेगा आपके पास में, ऑल्फैक्टरी चैम्बर ऑफ नेजल कैविटी। अंडरस्टैंड, किसमें मिलेगा, ऑल्फैक्टरी चैम्बर ऑफ नेजल कैविटी के अंदर मिलेगा। बात समझनी है आपको बहुत अच्छे से, है ना। तो ये 3 तरह के आपके पास फोल्ड्स मिल रहे हैं, इन्हीं फोल्ड्स को कॉन्काय का नाम दे रहे हैं। दीज कॉन्काय इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड द टर्बिनालिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द नेम ऑफ बोन, मैक्सिला, ethmoid and the nasal bone. Understand na? The nasal cavity is actually composed of 4 type of bone. The name of bones is the maxilla, ethmoid, nasal and premaxillar too. Understand? So ये बात आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी होगी। और इनको अगर मैं डायग्राम के अंदर मेंशन करता हूं, तो इनको डायग्राम के अंदर भी हम लोग शो करके बता सकते हैं। कैसे शो कर देंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको देखना है। यहाँ पे फोल्ड्स ही तो बनाने हैं और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास में एक फोल्ड मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, ठीक है। और एक और फोल्ड मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रेजेंट होते हैं, एक इंफीरियर और एक लेटरल। एंड द रेस्ट वन इज एक्चुअली मैं बनाना चाह रहा हूँ इस वाले कलर से। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में, दैट इज नोन एज लेटरल कॉन्काय, सॉरी सुपीरियर कॉन्काय। द लेबल करेंगे हम लोग इसको। ये यहां पे आ रहा है, वो कौन सा है, इंफीरियर कॉन्काय। ये आपके पास में कौन सा आ जाएगा, एक यहां पे आपके पास में
वो हो जाएगा लेटरल कॉनकाय, और ये कौन सा आ जाएगा आपके पास में, सुपीरियर कॉनकाय। समझ गए ना मेरी बात को? यही बात आपको यहाँ पे समझानी थी फोल्ड्स के बारे में, इन्हीं चीजों के बारे में। ये जो मैंने आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दिया है, ये नेजल चैम्बर का दिया है। क्या दिया है? नेजल चैम्बर का। रिमेंबर दिस थिंग, पोस्टीरियरली देयर इज अ ईसोफेगस, द एंटीरियरली देयर इज अ ट्रेकिया। ठीक है, जिनके बारे में हम लोग आगे आने वाले सेक्शंस में जरूर डिस्कस करेंगे। यहां पे बता देता हूं एक और चीज जो लास्ट रह रही है, दिस नेजल चैम्बर इज एक्चुअली ओपन्स इनटू द फेरिंक्स रीजन, अंडरस्टैंड, बट हियर इज अ पोर, अंडरस्टैंड, एंड दिस पोर इज नोन एज इंटरनल नेरिस, अंडरस्टैंड। नेजल चैम्बर की दो ओपनिंग है, आगे की ओपनिंग को एक्सटर्नल नेरिस बोलते हैं, और पीछे की तरफ जो फेरिंक्स में खुलेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, इंटरनल नेरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनल नेरिस का नाम देते हैं। जैसे हमने लिखा था ना यहाँ पे, वो कहा गया रेस्पिरेटरी पाथवे, ये रहा, ये एक्सटर्नल नेरिस, देन नेजल कैविटी, देन इंटरनल नेरिस। यहां तक के वीडियो में हमने इंटरनल नेरिस तक के सेक्शन तक पढ़ लिया है। इंटरनल नेरिस इज नथिंग एल्स, इट इज अ पोर लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ओपन्स इनटू द नेजोफेरिंक्स, अंडरस्टैंड ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगा जिसके बारे में, वो आपके पास में कौन होगा, लैरिंग्स के बारे में बात करूंगा। किसके बारे में? लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन हम लोग लंग्स के ऊपर आएंगे। समझे ना? तो वीडियो के इस सेक्शन में हमने बहुत सारी बातें कर ली है, पिगमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स अलग अलग ऑर्गन्स के बेस पे डिस्कस कर लिया, पल्मोनरी रेस्पिरेशन को स्टार्ट किया, पल्मोनरी रेस्पिरेशन में व्हाई वी डू नॉट रेस्पायर फ्रॉम स्किन, स्किन को डिस्कस कर लिया, और उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया किसको, नेजल चैम्बर के बारे में बात किया बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। 3 चैम्बर, वेस्टिबुलर चैम्बर, रेस्पिरेटरी एंड ऑल्फैक्टरी चैम्बर। ठीक है, किस तरीके से एयर का फिल्ट्रेशन होता है, कैसे एसी की तरह काम करता है, और कैसे स्मेल का परसेप्शन आता है, अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, लैरिंग्स के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।